योगेंद्र जी, आपको विनंती है कि आप योगेंद्र जी, हाँ, योगेंद्र जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अभी अपना मेमोरियल लेक्चर डिलीवर करना शुरू करें, और मैं दर्शकों से माफ़ी भी करती हूँ कि कई सारे हमारे एक्टिविस्ट हैं, वो रिमोट एरिया से बोल रहे थे, इसलिए ये सब स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ योगेंद्र जी, आप अपना लेक्चर शुरू करें। धन्यवाद। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र के सभी साथियों, आदरणीय प्रताप पवार जी, आदरणीय श्रीपाल लालवानी जी, मुक्ता बहन, हामिद भाई, और आज इस दूरदर्शन के माध्यम से इस बात को सुनने वाले सभी कार्यकर्ता साथियों, मेरे दोस्तों, आपकी तरह मैं भी चाहता था कि पुणे में आऊं, अपनी बात आपके सामने सीधा रख सकूं, क्योंकि पुणे देश के बहुत मेरे प्रिय शहरों में से एक है। मेरे बहुत मित्र वहां हैं, और कुछ है पुणे शहर में जो मुझे छोटे शहर का सुकून देता है और बड़े शहर की का खुलापन देता है। इसलिए मेरी भी इच्छा थी कि वहां आ सकता, लेकिन बाद में कभी मौका मिलेगा। आपने मुझे ये जो विशेष अवसर दिया है, ये जो गौरव मुझे प्रदान किया है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की 7वीं पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में व्याख्यान देना मेरे लिए एक मान सम्मान का विषय है, और वो भी एन राम जी के पद चिन्हों पे चलते हुए। पिछले वर्ष जिन्होंने ये व्याख्यान दिया, उन जैसा काम तो शायद मैं न कर पाऊंगा। जितना नाम है, जितनी समझदारी है एन राम जी की, उसके मुकाबले में मैं कहीं नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये अवसर मिला दाभोलकर जी के स्मृति में कुछ बात रख सकने का। ये अपने आप में मान का विषय है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उन्हें कभी मिल नहीं पाया। उनके बारे में सुना, बहुत बातें सुनी, उन्हें कभी देखा भी, लेकिन कभी आमने सामने बात करने का मौका नहीं मिला। उसकी कमी पूर्ति का शायद ये अवसर आप लोगों ने दिया है। जैसा मुक्ता बहन ने कहा, डॉक्टर दाभोलकर, पंसारे जी, कुलबुर्गी जी, और फिर गौरी लंकेश, ये सब हमारे इतिहास के वो स्तंभ हैं। किसी भी विचार की अंतिम परीक्षा ये होती है कि क्या आप उस विचार को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार हो। और इन चारों ने अपने जीवन की आहुति दे के अपने विचारों की के प्रति अपना संकल्प देश के सामने दिखाया, हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बने। गौरी लंकेश से मेरा परिचय था, और इसलिए एक व्यक्तिगत पीड़ा भी थी उनके जाने के बाद, क्योंकि उन्हें मैं एक बड़ी बहन के नाते जानता था। आज का दिन एक दूसरे कारण से भी विशेष है मेरे लिए। जैसा आप जानते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को सजा सुनाने की कार्रवाई की। इसीलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूं कि हमें इस लेक्चर का समय बदलना पड़ा। पहले मुक्ता बहन से बात हुई थी और आज सुबह 11 बजे का समय तय हुआ था इस व्याख्यान के लिए, लेकिन 5 दिन पहले जब पता लगा कि एग्जैक्टली 11 बजे ही सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण के मामले में सुनवाई करने वाला है, तो मैंने अनुरोध किया कि ऐसे मौके पे तो हमें वहां मौजूद रहना पड़ेगा। और जैसा आपने देखा, हम सब लोगों ने कार्यक्रम किया, और उस कार्यक्रम का आरंभ हमने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया, क्योंकि आज नरेंद्र दाभोलकर सिर्फ महाराष्ट्र के प्रतीक नहीं है। और जैसा आपने सही कहा, जिस आवाज को दबाने की कोशिश होती है, वो आवाज पूरे देश में फैल जाती है। इसलिए आज पूरे देश के साथियों ने डॉक्टर दाभोलकर को याद किया। उनकी स्मृति के साथ प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो केस हो रहा था, उसके बारे में कहा। और प्रशांत जी और उनमें मैं दोनों में एक बात देखता हूं, वही रैशनलिज्म और वही हिम्मत, साहस। किसी भी पावर के सामने खड़े होके बहुत संयत तरीके से सच बोलने का जो साहस इतने कम लोगों में होता है, वो मैं प्रशांत भूषण में देखता हूं, और वही मैंने डॉक्टर दाभोलकर में देखा था, उनकी बातों से सुना था। डॉक्टर साहब के बारे में एक बात जो मुझे विशेष रूप से आकर्षित करती थी,
वो था उनका मराठी लेखन। मेरे अपने तमाम दोस्तों से मेरी शिकायत रही है, क्योंकि हमारे देश के तमाम प्रगतिशील, सेकुलर, तर्कशील, विवेकवादी लोग अंग्रेजी में अपनी बात लिखते हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि ये हम कन्वर्ट्स को रिकन्वर्ट क्यों करते रहते हैं। जब तक हम सामान्य जन की भाषा में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के अपनी बात नहीं कहेंगे, तब तक इस देश में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब ने अपने लेखन के लिए मराठी भाषा को चुना, ये मेरे लिए एक विशेष श्रद्धा का विषय है, उनके प्रति सम्मान का, श्रद्धा का। और मुझे लगता है कि वो ये परंपरा है। आज इस देश में सेकुलरवाद पे काफी चर्चा हो रही है, और मैंने हाल ही में एक लेख भी लिखा है यही कहते हुए कि जब तक इस देश का सेकुलरवाद हमारी अपनी भाषाओं में बात नहीं बोलेगा, तब तक कोई फायदा नहीं। अंग्रेजी बोल के आप इस देश में सेकुलरिज्म को नहीं बचा सकते। डॉक्टर साहब ने वो रास्ता चुना, और वो एक सबक है जो हम सबको सीखना चाहिए। आज बात रखने का विषय जो मैंने अपने लिए चुना है वो है कोरोना के बाद स्वराज का अर्थ। विचित्र बात लगेगी, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से हम सब कोरोना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और शीर्षक में कोरोना नाम होने से शायद हम सोचें कि कुछ अर्थनीति के बारे में बात होगी, स्वास्थ्य नीति के बारे में बात होगी। स्वास्थ्य नीति के बारे में बहुत बोलने की मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, हालांकि मैं इस देश के हर राजनेता, क्योंकि इस देश का हर नेता हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल ही देता है, इस लिहाज से मैंने भी कुछ बोल दिया है, लेकिन वो सुना के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। मेरी क्या क्षमता है कि मैं इस विषय पे बोलूं। अर्थनीति के बारे में बहुत अच्छे अर्थशास्त्री इस देश में हैं। पुणे शहर में स्वयं बहुत इस देश के नामी गिरामी अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र पे मैं नहीं बोलना चाहता। तो कोरोना के कारण जो तात्कालिक परिस्थिति उत्पन्न हुई है, आज मैं उस पर बात नहीं रखना चाहता। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की स्मृति में व्याख्यान का ये जो अवसर है, उसे मैं एक बड़े काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। कभी अचानक सब काम रुक जाए तो हम दो चीज करते हैं। एक तो सब काम रुक जाता है तो हम पलट के देखते हैं, अरे ये छूट गया, अरे वो करना था ये रह गया। छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजें हमारे मन के सामने आती हैं, घेर लेती हैं हम। और दूसरा, हम ऐसे अवसर का उपयोग दीर्घ काल में सामने देखने के लिए कर सकते हैं। मैं आज आमंत्रित करना चाहता हूं आप सबको कि हम इस कोरोना काल का जो पॉज मौका मिला है, जैसे पूरी दुनिया पे किसी ने पॉज बटन दबा दिया, वैसा कुछ हुआ है ना। इस पॉज बटन में हम पीछे मुड़ के न देखें, हम आगे देखें, कुछ बड़ी तस्वीर देखें, दुनिया की तस्वीर देखें। और मैं आपके सामने ये कुछ बात रखना चाहता हूं स्वराज के बहाने। प्रश्न मेरे मन में ये है कि ये कोरोना काल, कोरोना का जो पॉज बटन है, ये हमें आधुनिक सभ्यता के बारे में क्या बताता है, और दीर्घ काल में भविष्य की दृष्टि यदि हम बनाना चाहें तो हमें क्या सोचना चाहिए, भविष्य का नक्शा हमें क्या दिखाई देता है। तो कोरोना मेरे लिए केवल बहाना है। कोरोना पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये मेरे लिए एक बहाना है एक दीर्घकालिक भविष्य में झांकने का। ये जो पॉज बटन का मौका मिला है, उससे दीर्घकालिक देखते हुए कि क्या हम देख सकते हैं। क्योंकि एक तरह से ये जो कोरोना का संकट है, ये हमें आधुनिक सभ्यता का दर्पण दिखाता है। जैसे किसी ने आधुनिक सभ्यता का दर्पण हमारे सामने लगा दिया हो, दर्पण में आधुनिक सभ्यता दिख रही है और पॉज बटन है तो हमें देखना पड़ रहा है। आधुनिक सभ्यता का एक लक्षण है कि वो रुकती नहीं है, चंचल है, यहां वहां इधर उधर घूमती रहती है, हम कभी देख नहीं पाते। लेकिन कोरोना ने हमारी सेवा की है, उसने फ्रीज बटन दे दिया है, उसने पॉज कर दिया है, ताकि इस आधुनिकता को एक दर्पण में हम देख सकते हैं। और जब दर्पण में देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है? जो हम देखते हैं वो ये कि एक तरह से इस कोरोना में कोई नई बात नहीं है। महामारियों का आना दुनिया में कोई नई बात नहीं है। बहुत महामारियां आई हैं, कई चली गई हैं। महामारियों में लोगों का मरना भी कोई नई बात नहीं है। मानव सभ्यता में न जाने कितनी बार हुआ है ऐसा कुछ। जो नया है वो ये कि हम, ये जो हमारा डिसबिलीफ है, ये जो हम हैरान है। अमिताभ घोष ने कहीं कहा है इसके बारे में बड़ा सुंदर। उन्होंने कहा कि ये जो एक
हम अपने ही खिलौनों से इतने अभिभूत हैं कि हम मान नहीं सकते कि मेरा खिलौना हार कैसे सकता है। ये आधुनिक सभ्यता ने जो हमें औजार दिए हैं, इन औजारों से हम इतने अभिभूत हैं कि हम ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। महामारियां पहले भी आई हैं, लेकिन ये महामारी दूसरी महामारियों से हल्की है, लेकिन इस महामारी के सामने हमें झुकना पड़ सकता है। ये विचार हमें कहीं कबूल नहीं है। ये जो डिसबिलीफ है, ये बिल्कुल नया है। मेरे विचार से ये संकट जो दिखाता है वो ये कि एक तरह से आधुनिक सभ्यता की जो खोखलापन है, उसके अंदर जो संकट है, वो हमें दिखाता है। ये हमें दिखाता है कि आधुनिक सभ्यता का जो सबको खुशी देने का दावा था, वो दावा कितना हल्का है। मैं समझता हूं किसी भी सभ्यता का अगर कोई एक पैमाना हो सकता है नापने का, क्या वो सभ्यता, क्या वो समाज, क्या वो धर्म, क्या वो ज्ञान हमें मृत्यु से साक्षात्कार करने का साहस देता है। ये बहुत बड़ा बात है, मृत्यु से साक्षात्कार कर सकना। जो विचार हमें ये दे सकता है वो विचार बहुत बड़ा होता है। और मैं समझता हूं इस प्रश्न के सामने आधुनिक सभ्यता फेल हो गई है। ये जो चारों तरफ अफरा तफरी है, घबराहट है, अरे क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, ये एक जो ज्ञान का अहंकार है उस पे एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। हमारे विकास की अवधारणा को पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये विश्व ग्राम की जो अवधारणा हमने बनाई थी, ये एक ग्लोबल विलेज, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये हमारे जो मॉडल हमने बनाए थे, उन सब मॉडल्स पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन हर आपदा में एक अवसर होता है। ये मैं नहीं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की कुछ बातें मैं स्वीकार कर लेता हूं। वो कहते हैं हर आपदा में एक अवसर होता है। मुझे भी लगता है हर आपदा में एक अवसर है। तो हम इस कोरोना काल में दो चीज कर सकते हैं। या तो हम इस पॉज बटन में घबरा के पीछे ये देखें कि किस तरह से जो कुछ चल रहा था वहां वापस जाएं। और आप देखते होंगे हर चीज में वापस जाने की ललक है कि कब एक वैक्सीन आएगी, वो वैक्सीन हमें कब आएगी, और वो वैक्सीन आते ही सब कुछ वापस हमारी मतलब मानव सभ्यता बच जाएगी। बस अब वैक्सीन का इंतजार है। या बाजार कब खुलेगा, सबको बाजार का इंतजार है। बस बाजार सामान्य तरीके से खुल जाए, वापस हम चले जाएं, राष्ट्र राज्य की सीमाएं वापस आ जाए, वही सबका इंतजार है। तो एक तरीका हो सकता है कि वापस मुड़ के हम वो सब देखें, या एक नए विचार और नए व्यवहार की शुरुआत करें। मैं समझता हूं हमारे लिए कोरोना का अवसर एक नए विचार और नए व्यवहार का आरंभ करने का अवसर होना चाहिए। बार बार ऐसा पॉज बटन मिलता नहीं, हो सकता है 100 साल बाद का पॉज बटन आएगा। ये समय है रुक के सोचने का कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा था, जैसे फॉर्क होती है ना सड़क पे, अचानक आती है, सोचने का अवसर मिलता है, दाएं जाएं बाएं जाएं या वापस चलना शुरू कर दें। ये एक वैसी फॉर्क है ह्यूमन हिस्ट्री जिसमें हमें सोचने का अवसर है। मुझे ऐसा लगता है कि मानव सभ्यता के 5 बड़े तत्व हैं जो कोरोना काल में हमारे सामने आए। उन 5 बड़े तत्वों को बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। जिसे मैंने कहा कि ये आधुनिक सभ्यता का संकट हमें दिखाई देता है। उस संकट के मूल में 5 चीजें। हम कई बार वो सुनते हैं ना, कुछ साइंस फिक्शन की स्टोरीज आती हैं। साइंस फिक्शन की स्टोरीज में ज्यादातर क्या होता है कि एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक रोबोट बनाया, फिर वो रोबोट खुद इतना ताकतवर हो गया कि वो साइंटिस्ट को मारने का या मानव सभ्यता को समाप्त करने का प्रयास करने लगा। ज्यादातर साइंस फिक्शन का ये होता है कि हमारे अपना बनाया हुआ खिलौना हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया, जीवन पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगा। ये हम कहानियों में पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये कहानी नहीं है, वास्तव में आधुनिक सभ्यता में ये हो चुका है। 5 बड़े खिलौने हैं जो हमने बनाए हैं, और वो 5 खिलौने इस वक्त हमारे सर पे बैठ के राज कर रहे हैं। जिस काम के लिए हमने बनाए थे वो काम पीछे रह गया है, खिलौने बड़े हो गए हैं, वो रोबोट जो है वो बड़े हो गए हैं। वो क्या 5 रोबोट हैं?
5 इंसान की स्वाभाविक इच्छा होती है, बिल्कुल मूल इच्छा है इंसान की, ये कोई आज की नहीं है, आज से हजारों वर्ष से इंसान की इच्छा है। मानव की 5 एक मूलभूत प्रवृत्ति है। क्या? पहला, स्वशासन, अपने ऊपर मैं राज करूं। बच्चा भी, छोटा सा छोटा बच्चा भी कहता है आपे आप, मैं करूंगा, तुम नहीं करो। माँ बाप को बता देते हैं नहीं नहीं तुम नहीं करो, मैं आपे आप करूंगा, स्वशासन। दूसरा, स्नेह, इंसान चाहता है स्नेह, प्यार, लव, अफेक्शन, बिलोंगिंग। तीसरा, खुशहाली, वेलबींग हम चाहते हैं। चौथा, सत्य, सत्य से हम साक्षात्कार करना चाहते हैं। और पांचवा, सुख। ये 5 इंसान की नैसर्गिक प्रवृत्ति, बिल्कुल स्वाभाविक प्रवृत्ति। इन पांचों प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए हमने 5 बड़े खिलौने बनाए। खिलौना शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आप उसको प्रबंध कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं, व्यवस्था कह सकते हैं, निजाम कह सकते हैं। अंग्रेजी में मैं टेम्पलेट शब्द का इस्तेमाल करता हूं। 5 टेम्पलेट है हमने बनाई है इन 5 चीजों को पूरा करने की। कौन कौन सी हैं? स्वशासन को पूरा करने के लिए हमने जो व्यवस्था बनाई है उसे हम कहते हैं लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी का जो इंस्टीट्यूट है। स्नेह की व्यवस्था, स्नेह की नैसर्गिक इच्छा को पूरा करने के लिए हमने बनाए हैं राष्ट्र राज्य, देश जिसके अंदर एक अपनापन हो। खुशहाली की इच्छा को पूरा करने के लिए हमने बनाया है कैपिटलिज्म, नव उदारवादी पूंजीवाद। सत्य की खोज के लिए हमने आधुनिक विज्ञान बनाया, और सुख की खोज के लिए हमने संस्थागत धर्मों का निर्माण किया। ये 5 बड़ी व्यवस्थाएं हैं जो आज मानव जीवन पर हावी है। डेमोक्रेसी, नेशन स्टेट, कैपिटलिज्म, साइंस, रिलीजन, ये 5 संस्थाएं हैं। और मेरे विचार से ये 5 संस्थाएं आज वो खिलौने, वो रोबोट बन चुके हैं जो अपने निर्माता के ऊपर हावी हो गए, जो 5 इस वक्त वो कर रहे हैं जो करने के लिए बने नहीं थे। जिस हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए वो बने थे, वो करने के बजाय कुछ और करने लग गए हैं। और यही इस वक्त संकट है। कोरोना काल में यदि सोचना है तो हमें इन 5 के बारे में ये सोचना होगा कि ये 5 जो खिलौने थे, ये शुरू हुए दुनिया के किसी एक छोटे से इलाके में, ये देश काल सापेक्ष थे। जैसे राष्ट्र राज्य का विचार यूरोप में 16वीं-17वीं शताब्दी में आता है। ये 5 विचार देश काल सापेक्ष हैं। किसी दुनिया के छोटे से हिस्से में, किसी छोटे से समय काल में, कालखंड में पैदा होते हैं, और फिर ये सब यूनिवर्सल हो जाते हैं। पूरी दुनिया को बताना शुरू करते हैं कि बस यही एकमात्र तरीका है और कोई तरीका है नहीं इस दुनिया में जीने का। और वहीं समस्या शुरू होती है। जहां शुरू हुए थे वहां के लिए अच्छे समाधान थे, खिलौने अच्छे थे, लेकिन जब उनको एक शाश्वत, सार्वभौम, पूरी दुनिया का शाश्वत इलाज बना दिया जाता है, वहां समस्या पैदा होती है। और ये खिलौने जो करना चाहते थे उससे उल्टे काम अब करते हैं। लेकिन इन सब के नीचे परिवर्तन की बयार अभी शुरू हो गई है। इन सब में हमें परिवर्तन के विकल्प दिखाई देने शुरू हो गए, क्योंकि या तो व्यवस्था स्वयं सड़ गई है, या कुछ हाइब्रिड से नए विचार देश में आ रहे हैं, दुनिया में आ रहे हैं। हम उन सब पे भी विचार करें। तो मैं एक एक करके इन 5 व्यवस्थाओं के बारे में 2-2, 5-5 मिनट बात रखूंगा कि ये क्या व्यवस्थाएं हैं और इनमें क्या कमी है, क्योंकि देखने में बड़ा अच्छी चीज लगती है। हम आमतौर पे तो इसकी मांग करते हैं कि भाई सच्चा लोकतंत्र आना। इन 5 में से आमतौर पे हम केवल एक की आलोचना करते हैं, कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म के बारे में हम कहते हैं कि नहीं, व्यवस्था गलत है। बाकी 4 की तो हम पूजा करते हैं। धर्म की तो, रिलीजन की तो पूजा बिल्कुल लिटरली की जाती है, लेकिन लोकतंत्र, नेशन स्टेट, इन सबको तो हम बहुत अच्छी चीज मानते हैं। और साइंस, मैंने तो इसमें साइंस का भी जिक्र किया। हमारे रैशनलिस्ट कई साथियों को बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि मैंने साइंस का नाम भी इसके अंदर ले दिया। तो क्या ये 5 व्यवस्थाएं जो हैं वो वास्तव में मानवीय नैसर्गिक प्रवृत्ति के विरुद्ध जा रही हैं? और जा रही हैं तो इनका विकल्प क्या है? क्या इन सबको छोड़ दें? हम डेमोक्रेसी छोड़ दें, साइंस छोड़ दें, नेशन स्टेट छोड़ दें? क्या ये संभव है? करना चाहिए? इन 5 प्रश्नों पे मैं
दो 5-5 मिनट अपनी बात कुछ रखूंगा। पहला सवाल, लोकतंत्र। लोकतंत्र के पीछे नैसर्गिक इच्छा क्या है? स्वशासन, जैसे मैंने कहा, आपे आप। ये किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्ति की इच्छा है, जो अपने आप में बहुत सुंदर इच्छा है। लोकतंत्र उसका एक परिणाम है। उसके लिए दुनिया में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं बनी इस नैसर्गिक इच्छा के लिए। लेकिन आज जो व्यवस्था दुनिया भर में कायम है, जिसको हम लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसका मतलब है एक लोक सार्वभौमिकता, पॉपुलर सॉवरेंटी हो, जनता जनार्दन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, प्रतिनिधि हों जो कि चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, और चुनाव के जरिए चुने हुए लोग देश पर शासन करेंगे और लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, उनको एक अच्छी गवर्नेंस देंगे। ये सिस्टम है जिसको हम लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, जो पिछले 50 वर्ष में पूरी दुनिया में लगभग एक सर्वमान्य व्यवस्था के रूप में बन गई है। लेकिन इसका वास्तव में असर क्या हुआ? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दरअसल अगर हम लिबरल डेमोक्रेसी की ऑटोबायोग्राफी छोड़ दें, क्योंकि एक बड़ी व्यवस्था का हमेशा एक बड़ी व्यवस्था की ताकत ये होती है कि बड़ी व्यवस्था आपको बताती है कि आप उसके बारे में कैसे सोचें। आप चश्मा उतार के नहीं देख सकते, वो आपको अपने आप को देखने का चश्मा भी वही आपको देती है कि इस चश्मे से मुझे देखो। लेकिन अगर उस चश्मे को उतार दें, लिबरल डेमोक्रेसी का चश्मा ये है कि दुनिया में जनता का राज स्थापित करने का एकमात्र तरीका है लिबरल डेमोक्रेसी। पर अगर आप लिबरल डेमोक्रेसी का दिया हुआ चश्मा छोड़ के देखें, तो वास्तव में इसका रिकॉर्ड क्या रहा है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया के कई इलाकों में इससे जनता को हिम्मत बनी है। अधिनायकवाद से लड़ने में, डिक्टेटरशिप से लड़ने में इसने बहुत बड़ी हिम्मत दी है। और आज भी हमारे देश में जो चुनौती है, वो देखते हुए मैं भी उस डेमोक्रेसी का नाम लेता हूं। आज सुबह भी मैंने उस डेमोक्रेसी का नाम लेके प्रशांत भूषण के बारे में बोला, उन्हें सलाम किया। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसी का एक्चुअल रिकॉर्ड देखें, तो हम पाएंगे कि कुछ इलाकों में कुछ लोगों के लिए इसने लोगों को ताकत दी, लेकिन दुनिया के ज्यादातर इलाकों में लोकतंत्र के नाम पर जो हुआ, लोकतंत्र की फॉर्मल व्यवस्था से जो हुआ, उससे जनता का कल्याण नहीं हुआ है। उससे सत्ता का केंद्रीयकरण हुआ है। सत्ता समुदाय से निकल के एक औपचारिक तंत्र के हाथ में आ गई है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से यदि किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, तो वो जनता नहीं है, वो है पार्टी तंत्र, पार्टी और पार्टियों पे कब्जा करने वाले कुछ लोग, पैसा तंत्र जिनके पास बहुत पैसा है, और तीसरा मीडिया तंत्र। नेता, पूंजी और मीडिया, इन तीनों की ताकत का एक जो सम्मिश्रण है, वो लोकतंत्र पे हावी है। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे देश में जो हो रहा है वो इसकी बिल्कुल स्पष्ट मिसाल है। लोकतांत्रिक चुनाव होना और व्यवहार में डिक्टेटरशिप होना, ये दोनों चीजें एक साथ होना संभव है। आप कहें तो मैं आपको तुर्की का उदाहरण दे सकता हूं, आप कहें तो मैं हंगरी का उदाहरण दे सकता हूं, आप कहें तो पेरू का उदाहरण दे सकता हूं। अमेरिका में जो काफी कुछ हो रहा है वैसा ही है। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो हमारा अपना देश, हमारे अपने देश में इस वक्त जो हो रहा है, जस्टिस एपी शाह ने 2-3 दिन पहले कहा, इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप आ रही है। यानी कि चुनाव हैं, चुनाव होंगे, जनता वोट डालेगी, वोटों की गिनती ठीक तरीके से होगी, लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव के बाद वर्चुअली डिक्टेटरशिप है, अथॉरिटेरियनिज्म है। इस तरह की व्यवस्था लिबरल डेमोक्रेसी का अपवाद नहीं है, लिबरल डेमोक्रेसी का हनन नहीं है। दरअसल ये लिबरल डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर में अंतर्निहित है कि इस तरह की चीज हो सकती है जो हमारे देश में आज हो रही है। कैसे सोचें इससे आगे, क्योंकि ये प्रश्न है जिस पे मैं काफी सोचता रहा हूं, लिखता रहा हूं, और जितना ज्यादा सोच रहा हूं, मेरी सोच आजकल बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर को सामान्यतः जाति निर्मूलन का, अन्याय, सामाजिक न्याय के सिद्धांतकार के रूप में देखा गया है। और मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं कि बाबा साहब को मूलतः भारत में लोकतंत्र के भाष्यकार के रूप में देखा जाना चाहिए।
गणतंत्र के भाष्यकार के रूप में बाबा साहेब की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है, जिस पर अभी तक विद्वानों का ध्यान नहीं गया है। He is the first and to my mind the only theorist of democracy in India. सिर्फ इंडिया नहीं, शायद दुनिया भर के लिए बहुत प्रमुख डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट में से एक है बाबा साहब। और जब उनकी बात मैं देखता हूं, और सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं, गणतंत्र, जो गण की बात है, बाबा साहेब की सोच में वो जो फुले के महात्मा फुले के परंपरा से जो आ रही है सोच, उस सोच में जो गण है, गणतंत्र में गण की क्या भूमिका होगी, वो बहुत केंद्रीय है। और मैं समझता हूं कि जब हम लिबरल डेमोक्रेसी के ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचते हैं तो हमें ये सोचना होगा कि गण कैसे ताकतवर बने। तंत्र से केवल लोकतंत्र नहीं बनता। दिक्कत यह है कि हमारे लोकतंत्र के अनुभव में तंत्र महत्वपूर्ण होता है, लोक दबता जाता है। लोकतंत्र के सर के ऊपर, लोक के सर पे बैठना तंत्र का, ये हमारे लोकतंत्र की परिभाषा हो गई है। बाबा साहेब की सोच से पता होता है कि हम गण को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए दुनिया भर में अलग अलग तरह के प्रयोग हुए हैं, जो अकेंद्रीयकरण, सत्ता का अकेंद्रीयकरण कैसे किया जाए, क्योंकि सत्ता को केवल कुछ चंद हाथों में कंसंट्रेट करके फिर आप उन लोगों को चाहे चुनाव के जरिए चुनिए या उनको डिक्टेटरशिप मिलिट्री के जरिए चुनिए, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज एनिमिकल टू डेमोक्रेसी। ये बात मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर इनहेरेंट है, अनफॉर्चुनेटली। दूसरा, सहभागी लोकतंत्र की बात दुनिया भर में हो रही है। डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी कैसे, कोई कानून बनने से पहले, कोई बड़ा विचार होने से पहले, कोई नियम नीति बनने से पहले जनता के विचारों की भागीदारी कैसे। केवल ये पर्याप्त नहीं है कि जनता के द्वारा चुनी गई पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया। हम तो देखते हैं पार्लियामेंट कैसी कैसी चीजों को पास करती है, कितने मिनट में पास करती है। एक लोकतंत्र की, गणतंत्र की नई परिकल्पना हमें बनानी होगी, जिसके कुछ छोटे छोटे सूत्र हमें दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, अगर हम बाबा साहेब के विचार में कुछ ज्यादा गहरा जाएं तो हम गणतंत्र की एक नई व्याख्या बना सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। दूसरा सवाल है नेशन स्टेट का। राष्ट्र राज्य हम सब मान के चलते हैं, देश बहुत बड़ी चीज है, और पिछले कुछ सालों से तो इस देश में राष्ट्रवाद की बहुत जबरदस्त आंधी चल रही है। हर चीज को राष्ट्रवाद से जोड़ा जाता है। राष्ट्र के मूल में क्या विचार है? मूल में है स्नेह का विचार। मैं अकेला नहीं होना चाहता, मैं अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं। बेगानेपन से मुक्ति का विचार है, जो बहुत सुंदर विचार है। इसको व्यक्ति परिवार के जरिए हासिल करता है, समुदाय के जरिए हासिल करता है, और राष्ट्र उसी का एक बड़ा स्वरूप है जो उसे हासिल करता है। लेकिन ये जो यूरोप से आया हुआ राष्ट्र राज्य का विचार है, ये हमें बांधता है। ये विचार क्या बताता है कि सांस्कृतिक सीमाएं और राजनीतिक सीमाएं दोनों जोड़ देनी चाहिए। सांस्कृतिक सीमा और राजनीतिक सीमा एक दूसरे को काटे नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी रहे। यानी कि जैसी संस्कृति, जैसी एक भाषा, एक भूषा, एक धर्म, उसके आधार पर एक राज्य, एक राष्ट्र। ये जो विचार है, ये यूरोप का विचार है, भारत का नहीं है। ये यूरोप का बहुत ही संकीर्ण विचार है। ये विचार यूरोप के राष्ट्र राज्य के मूल में है। इस विचार ने क्या किया? सच ये है कि राष्ट्र राज्य के विचार ने, नेशन स्टेट ने और उस पर आधारित संकीर्ण राष्ट्रवाद ने इस दुनिया को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम किया है। दुनिया में हिंसा, हमारे वरिष्ठ चिंतक आशीष नंदी ने एक बार बताया था कि दुनिया में जितनी हिंसा राष्ट्र के नाम पर हुई है, उतनी हिंसा और किसी कारण से इससे ज्यादा लोग नहीं मरे हैं जितना राष्ट्र राज्य की परिकल्पना के कारण लोग मरे। सो इस राष्ट्र राज्य ने लोगों को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम किया है। देशों को एक दूसरे से तोड़ा है, देश के अंदर लोगों को तोड़ा है। क्योंकि राष्ट्र राज्य की परिकल्पना ने क्या किया, यूरोप में क्या किया, हर जगह पे तलाश हुई कि देश के अंदर दुश्मन कौन है। जर्मनी में यही खेल हो रहा था, इटली में यही खेल हो रहा था। राष्ट्र राज्य की परिकल्पना में जो एक रूपता विचार है, वो विचार हमें दूसरे देशों से अलग करता है, हमें अपने देश के भीतर हमसे मत भिन्नता रखने वालों से भी अलग करता है।
तो राष्ट्र राज्य के विचार ने तोड़ा ज्यादा है, जोड़ा कम है। लेकिन राष्ट्र का एक दूसरा विचार है, वो विचार यूरोप से नहीं आया, पश्चिम से नहीं आया, वो विचार एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से आया, जिसके प्रतिनिधि के रूप में हमारे देश में महात्मा गांधी हैं, जिसकी बात को रविंद्रनाथ टैगोर ने बिना राष्ट्रवाद शब्द को स्वीकार किए रखा था। ये जो राष्ट्र की धारणा है वो एक अलग किस्म की धारणा है, ये एक सकारात्मक धारणा है। यूरोप से जो राष्ट्र राज्य का विचार आया ये एक नेगेटिव, नकारात्मक धारणा है। लेकिन भारत में जो राष्ट्र राज्य का विचार आया ये सकारात्मक धारणा है, ये जोड़ने वाली धारणा है। ये धारणा हमें दूसरी दुनिया में और अपनी दुनिया, अपने देश के बाकी लोगों से के नजदीक लाने वाली धारणा है। इसलिए अगर हमें भविष्य देखना है तो भविष्य में मैं ये नहीं कहता कि राष्ट्र राज्य के विचार को छोड़ दें, मगर राष्ट्र राज्य का ये जो संकीर्ण विचार है, जो यूरोप से लिया हुआ विचार है, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक भूषा, ये विचार मानवता के लिए बहुत खतरनाक विचार है। और दुर्भाग्यवश आज हमारे देश में राष्ट्रवाद के नाम पर जो विचार दिया जा रहा है ये वही यूरोप से निकला हुआ ऐसा खतरनाक विचार है। ये जो आज जिसे भारत के राष्ट्रवाद के रूप में पेश किया जा रहा है ये दरअसल एक यूरोप का विचार है, इसका भारत से कोई संबंध नहीं है। भारत के राष्ट्रवाद के विचार को तो आपको टैगोर से लेना होगा। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ये भारत का विचार है जिसमें तमाम विविधताओं को हम आगे रखते हैं, किसी विविधता को दबाने की कोशिश नहीं करते। हम ये नहीं पूछते कि तुम तमिल हो या तुम भारतीय हो, हम कहते हैं हाँ तो तुम दोनों ही हो। ये जर्मन राष्ट्रवाद पूछता था तुम जर्मन हो कि नहीं, बाकी कोई चीज हो या नहीं, तुम जर्मन हो या कि तुम ज्यू हो। ये सवाल यूरोप का राष्ट्रवाद पूछता था, भारत का राष्ट्रवाद ये सवाल नहीं पूछता। तो हमें इस सकारात्मक राष्ट्रवाद पे बनाना है। विकल्प क्या हो सकता है? राष्ट्रवाद का विकल्प अंतरराष्ट्रीयवाद नहीं है। ये एक सामान्य धारणा हो जाती है, बहुत लोग कहते हैं इंटरनेशनलिज्म हो जाए। मुझे कई बार लगता है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनलिज्म के नाम पे एक बहुत ही खोखला विचार चलता है, बहुत ही शैलो सा विचार चलता है। जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है अपने आप को इंटरनेशनल कह देता है, जो 2-4 बार यूरोप घूम आता है और एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोलता है, कोई फ्रेंच एक्सेंट के साथ, कोई ब्रिटिश एक्सेंट के साथ, वो अपने आप को बिल्कुल ही टोटल इंटरनेशनल मानना शुरू कर देता है। ये इंटरनेशनल नहीं है, ये तो सिर्फ नकल है। नकल से दुनिया का कभी भी बड़ा विचार नहीं बना है। सच्चा अंतरराष्ट्रीयवाद वो होगा जो गांव के प्रति हमारी कमिटमेंट है, परिवार के प्रति, गांव के प्रति, समुदाय के प्रति, राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति और दुनिया के प्रति, इन सारी लॉयल्टीज को एक दूसरे से जोड़ सके, वो विचार हमें चाहिए। जो जिसमें राष्ट्र अपने आप में सबसे बड़ा ना बन जाए, लेकिन परिवार सबसे बड़ा ना हो, जाति सबसे बड़ी ना हो, इन सब कमिटमेंट्स को जोड़ने वाला विचार आज हमें चाहिए, जो एक नई दुनिया के लिए नया विचार होगा। तीसरा बड़ा सवाल है पूंजीवाद का। यह सवाल है जिसपे कई साथी मुझसे सहमत होंगे, इसलिए मुझे बहुत विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। पूंजीवाद की व्यवस्था आती है ये कहते हुए कि हम खुशहाली देंगे। पूंजीवाद का क्या प्रॉमिस है कि अभाव से मुक्ति होगी, हर व्यक्ति को खुशहाली। पूंजीवाद आता है कि आपके पास, सबके पास सब कुछ होगा, फ्रिज होगा, टीवी होगी, कार होगा, सब कुछ होगा। इन सपनों को लेके पूंजीवाद आता है। बस इसके लिए क्या करना होगा? आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी होगी, उत्तराधिकार का अधिकार होना होगा, फ्री मार्केट बाजार को खोल दो, ग्लोबली बाजार को खोल दो। मुक्त बाजार का, उन्मुक्त बाजार का पूंजीवाद पूरी दुनिया को ठीक कर देगा, ऐसा है। मगर उसकी सच्चाई क्या है? इस सपने की सच्चाई यदि आप देखें तो सच्चाई ये है कि इस पूंजीवाद ने पूरे दुनिया दो हिस्सों में बांटा है। एक तरफ अभाव का सागर है, दूसरी तरफ संपन्न, आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ओशंस ऑफ मिजरी। ये दो आपको पूंजीवाद के प्रभाव दिखाई देते हैं। ये प्रभाव देशों में दिखाई दे सकते हैं। आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपको यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में दिखाई देता है, बाकी दुनिया में, अफ्रीका में, एशिया में, बाकी सब जगह आपको ओशंस ऑफ मिजरी दिखाई देते हैं।
लेकिन ठीक यही असर आपको देश के अंदर दिखाई देता है। मुंबई एक टापू है, पुणे हालांकि मेरा बहुत प्रिय शहर है, लेकिन फिर वो भी एक संपन्नता का टापू है। दिल्ली एक संपन्नता का टापू है। जब मैं मुंबई में खड़ा होता हूं और जब गढ़चिरौली के गांव में जाता हूं, मुझे लगता है कि दो अलग अलग दुनिया है। इस दुनिया का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, पता नहीं कौन से देश में दोनों है। ये तो दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया है एक दूसरे से। और यही पूंजीवाद का असर है। पूंजीवाद ने हमेशा दुनिया को इन दो हिस्सों में बांटा है। ये बांटना पूंजीवाद की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है, और उसने जितना विकास किया है उतना ही विनाश किया है। पर्यावरण के विनाश के बारे में अब हम थोड़ा सा कॉन्शियस हैं। सच ये है कि अमेरिका के लिविंग स्टैंडर्ड जैसा पूरी देश में, पूरी दुनिया में लिविंग स्टैंडर्ड कभी नहीं बन सकता है। अगर अमेरिका के लोग जिस तरह के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे रहते हैं वैसा पूरी दुनिया रहने शुरू कर दे, तो हमें एक पृथ्वी नहीं 7 पृथ्वी की आवश्यकता होगी। ये पृथ्वी हमारी शर्त पूरी नहीं कर सकती। इसलिए पूंजीवाद का ये जो मॉडल है, ये मुक्त बाजार दरअसल लूट का बाजार हो जाता है। इसका विकल्प क्या हो सकता है? इसका विकल्प ना तो पुराना साम्यवाद हो सकता है, ना पुराने किस्म का समाजवाद हो सकता है। उसके प्रयोग हुए, वो प्रयोग सफल नहीं हुए। तो क्या विकल्प हो सकता है? उसके विकल्प के लिए हमें सहकारिता के प्रश्न पे, सहकारिता, उपयुक्त तकनीक और पर्यावरण से जो सवाल उठ रहे हैं, पर्यावरण के लिए अनुकूल किस्म का विकास, उन्मुक्त असीमित विकास हमारा सपना नहीं हो सकता। हम सबको सीमित संसाधनों में सीमित तरीके से जीना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी जीने की न्यूनतम शर्त है। अपने लिए असीमित कंज्यूमर गुड्स को जुटाने की इच्छा रखने का मतलब है कि बाकी लोगों को ये चीजें न मिले। इस पृथ्वी पे यदि कोई भी चाहता है कि मैं अनलिमिटेड कंज्यूमर गुड्स इकट्ठे कर सकूं, इसका यही मतलब है कि मुझे मिलेगा, किसी और को अपने बच्चे के लिए दूध भी नहीं मिलेगा। इसलिए उसके एक विकल्प की दिशा में सोचना अनिवार्य है, और उसके विकल्प की खोज आज शुरू हो चुकी है। उस दिशा में हमें सोचना जरूरी है। चौथा सवाल विज्ञान का। मैं जानता हूं इससे काफी अकबकाहट होगी, और जब मैंने इस विषय पे बोलने का प्रस्ताव किया तो मेरे मन में भी किंचित संकोच इसी बात को लेके था। क्योंकि सामान्यतः मैं देखता हूं मेरे जो रैशनलिस्ट मित्र हैं, विवेकवादी मित्र, उन कई मित्रों के मन में जो विवेकवाद और विज्ञान की परिभाषा होती है, वो 19वीं सदी की विज्ञान की परिभाषा है, 20वीं सदी का विवेकवाद है। विवेकवाद को अब 21वीं सदी में ले जाना होगा, जो एक संकीर्ण विवेकवाद ना हो, जो एक व्यापक विवेकवाद हो। इस पे आज बहस का समय नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात छोटे में कर सकूंगा। और मेरे मन में जो टीस है वो यही कि मैं डॉक्टर साहब से स्वयं इस पर कभी चर्चा नहीं कर सका, क्योंकि उनके लेखन से हमेशा मुझे लगा कि उनमें उस तरह का उन्मुक्त मस्तिष्क था जो कि विवेकवाद की एक नई व्याख्या हमारे समय के लिए कर सकता था, जिसकी अनिवार्यता है। और मुझे विश्वास है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कोई ना कोई साथी इस अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा कि 21वीं सदी का रैशनलिज्म कैसा होना चाहिए। दार्शनिक आशीष नंदी, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, उन्होंने एक लेख लिखा था। लेख की पहली पंक्ति थी, देयर आर सुपरस्टिशंस and there are superstitions about superstitions। अंधविश्वास हैं, और कई बार अंधविश्वासों के बारे में भी अंधविश्वास होते हैं हमारे मन में। मैं इस सब का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि सामान्यतः हम सब लोग सोचते हैं कि आधुनिक विज्ञान ये मानव के लिए मुक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम बना है, और ये बात सच है। आधुनिक विज्ञान ने हमें तमाम तरह के अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाई है, तमाम तरह के शोषण से मुक्ति दिलाई है, अज्ञान और अंधकार से मुक्ति दिलाई है। लेकिन साथ ही साथ, जैसा मैंने डेमोक्रेसी के बारे में भी कहा, कि ये विज्ञान जो कि सत्य के प्रति निष्ठा से बना है, जो मिथ्या से मुक्ति दिलाने के लिए बना है, लेकिन जब वो एक व्यवस्था बन जाती है, जब वो एक निजाम बन जाता है, तो वही विज्ञान
हमारे दो काम करने लगता है। आज के समय में विज्ञान हमें ज्ञान दे भी रहा है, लेकिन ज्ञान को दबाने का काम भी कर रहा है। ये बात अटपटी लगेगी, क्योंकि आज दुनिया में दो तरह का ज्ञान हो गया है। अगर आप आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर ठीक उतरते हैं तभी आपके पास ज्ञान है, इसके अलावा और कुछ भी है तो अज्ञान है। ये जो विचार है ये अपने आप में वैज्ञानिक विचार नहीं है। वैज्ञानिक विचार वो होगा जो किसी भी ज्ञान को एक खुले तरीके से देखना के लिए तैयार हो, और परंपरागत ज्ञान जितना भी हमारे पास है उस ज्ञान को उसकी अपनी कसौटी पर देखने को तैयार हो। ऐसी चुनौती मुझे लगता है कि विज्ञान और विवेकवाद के समर्थकों के पास आज है। आज उसके दार्शनिक पक्ष में जाने का समय नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि पिछले 25-30 साल से जो विज्ञान का इतिहास लिखा गया है, बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने विज्ञान का इतिहास, आधुनिक विज्ञान का इतिहास लिखा है, और वो इतिहास हमें बताता है कि विज्ञान ने जो कुछ हासिल किया है उसके साथ साथ काफी कुछ दबाया है। आधुनिक विज्ञान स्वयं शोषण का एक औजार बना है। इसलिए हमें एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता है जो दुनिया भर की ज्ञान की तमाम परंपराओं को अपने साथ जोड़ सके। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। कोरोना काल है, किसी के पास वैक्सीन अभी है नहीं, और कोई भी ईमानदार डॉक्टर आपको बता देगा कि हमारे पास इसका क्योर नहीं है। हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, हम पेशेंट को रिलीफ देने का काम करते हैं ताकि पेशेंट के अंदर जो बीमारी का मुकाबला करने की क्षमता है वो क्षमता बढ़े। यही बात तो ईमानदार डॉक्टर आपको, ईमानदार एलोपैथिक डॉक्टर बता देगा कि हमारे पास इस वक्त ना क्योर है ना हमारे पास प्रिवेंशन है, हम केवल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक यही बात आयुर्वेद के डॉक्टर भी कहते हैं। ठीक यही बात कई और औषधि की जो परंपराएं हैं वो भी यही कर रही हैं। वो भी पेशेंट को इस वक्त एक सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दे रही हैं। लेकिन कुछ को हम कहते हैं कि ये तो क्वैक्स हैं, कुछ को कहते हैं ये ज्ञान है। इसके बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है। क्या बेहतर हो यदि हम एक मेडिसिन के बारे में भी सोचें, तो मेडिसिन के बारे में सोचने की जितनी भी परंपराएं हैं उन सब परंपराओं को जोड़कर हम एक ऐसी ज्ञान परंपरा बना सकें जो पूरे विश्व के लिए ठीक हो। जब मैं विकल्प की बात कर रहा हूं तो मैं बाबा रामदेव की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा अपना मानना है, मैं कोई बहुत डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन जो उन्होंने दावा किया या इस तरह के कई और दावे जो किए जा रहे हैं ये बिल्कुल फ्रॉडुलेंट दावे हैं, एकदम झूठे दावे। कोई गंभीर आयुर्वेद का डॉक्टर बाबा रामदेव की बात का समर्थन नहीं कर सकता। और दिक्कत यही हुई है, हमने आधुनिक विज्ञान की जो एक वर्चस्व है वो बना के जितना भी परंपरागत ज्ञान था उसको ऐसे कोने में धकेल दिया है कि फिर वो बाबा रामदेव ही प्रोड्यूस कर सकता है। उस तरह की बातें होती हैं जिससे ज्ञान दब जाता है। ये शायद बहुत अमूर्त बातें होंगी, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक नई ज्ञान की परंपरा की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, और उसकी संभावना इस वक्त दुनिया में पैदा हो रही है। पांचवा और अंतिम टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट, खिलौना, व्यवस्था, वो है संस्थागत धर्म। नैसर्गिक इच्छा क्या है इंसान की? सुख, दुख से मुक्ति, जैसा बौद्ध दर्शन से हमें लगता है। दुख से मुक्ति इंसान की एक नैसर्गिक इच्छा रहती है। उसका मुकाबला करने के लिए क्या व्यवस्था बनी है? संस्थागत धर्म। अब धर्म और संस्थागत धर्म में मैं अंतर करता हूं। धर्म हमारे लिए, इसलिए मैं धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि धर्म हमारी परंपरा में, हमारे ज्ञान में तो धर्म बहुत एक सुंदर चीज है। धर्म तो ड्यूटी है, धर्म तो वैल्यू है। लेकिन मैं यहाँ संस्थागत धर्म की बात कर रहा हूँ, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये जो है संस्थागत धर्म, या जो मठ बनते हैं, आश्रम बनते हैं, इन सब का मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये जो संस्थागत धर्म है, एक भगवान, एक पवित्र पुस्तक, एक चर्च, दूसरों के बीच दीवार, ये जो संस्थागत धर्मों की बाउंड्रीज हैं, इन्होंने इंसान को दुख से तो दूर शायद नहीं किया,
एक दूसरे से दूर जरूर कर दिया है। संस्थागत धर्म का जो कुल मिला के परिणाम हुआ है वो ये कि उसने इंसान को अपनी आत्मा से दूर कर दिया है। धर्म का निर्माण था ताकि इंसान दुख से मुक्ति पा सके और अपने अंतःकरण से जुड़ सके। और जो वास्तव में संस्थागत धर्मों ने किया है वो ये कि उसने इंसान को अपने अंतःकरण से दूर कर दिया है। कहीं एक मूर्ति बन गई है, कहीं कोई मस्जिद बन गई है, कहीं कोई चर्च बन गई है, और बस वो आपको मुक्ति दिलाएंगे। आपको स्वयं अपने अंतःकरण से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक तरह से इन संस्थागत धर्मों ने अध्यात्म को तोड़ दिया है। जिस अध्यात्म की जरूरत हर इंसान को होती है, हर इंसान को जरूरत होती है टू बी एट पीस विद वन सेल्फ, उस प्रक्रिया को के रास्ते में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आ गए, जिसकी वजह से ये व्यवस्था टूटी है और फंडामेंटलिज्म पैदा हुआ है। यहां वहां आपको बाबा गुरु आश्रम मिल जाएंगे। जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाते वो किसी आश्रम के अंदर जाते हैं। बड़े बड़े महंगे गुरु भी आजकल पैदा हो गए, खूब पैसे वाले गुरु भी पैदा हो गए। ये सारी व्यवस्था जो है ये फिर मानव की बनाई हुई व्यवस्था है, जो मानव की नैसर्गिक इच्छा के विरुद्ध जाती है। इसके बदले में क्या एक वैकल्पिक आध्यात्मिकता की व्यवस्था हो सकती है? ये प्रश्न है जो हमें तो अब तक मैंने 5 नैसर्गिक इच्छाओं का जिक्र किया। इन 5 नैसर्गिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए 5 व्यवस्थाओं का जिक्र किया और मैंने कहा कि क्यों ये पांचों व्यवस्थाएं देखने में बड़ी आकर्षक हैं। कुछ समय इन्होंने बहुत सुंदर काम भी किया है, लेकिन आज ये पांचों व्यवस्थाएं मानव की नैसर्गिक इच्छा की प्राप्ति के रास्ते में रोड़ा है। और क्यों इन पांचों व्यवस्थाओं से हमें ऊपर उठना होगा। ऊपर का मतलब ये नहीं कि नकार दें, हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जो अलोकतांत्रिक हो, नहीं। ऐसा देश बनाएं जहां राष्ट्र राज्य के लिए कोई स्थान ना हो, बिल्कुल नहीं। पूंजीवाद के बाजार को भी हमें बचाए रखना होगा, लेकिन हमें इनकी बुनियादी खामियों को सुधारते हुए एक नई वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कोशिश करनी होगी। और इस व्यवस्था को मैं स्वराज नाम देता हूं। स्वराज शब्द जो है ये हम बहुत सीमित अर्थ में कई बार देखते हैं, क्योंकि हम सबके मन में स्वराज शब्द सोचते ही तिलक का उद्घोष आता है। बाल गंगाधर तिलक का स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। वो उद्घोष हमें बताता है कि स्वराज का मतलब है विदेशी राज्य से मुक्ति। लेकिन स्वराज वो नहीं है, उसे मैं स्वराज 1.0 कहता हूं। आजकल जमाना है ना सॉफ्टवेयर का, 1.0 2.0। तो ये स्वराज 1.0 है तिलक का, लोकमान्य तिलक का। हमें 21वीं सदी में स्वराज 2.0 की जरूरत है, जिसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी ने कहा था, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि स्वराज केवल ये नहीं है कि किसी दूसरे का आप पर राज ना हो। गांधी जी ने पलट के पूछा कि क्या आपका खुद अपने ऊपर राज है? स्वराज, स्वराज का यह भी मतलब है कि हमारा अपने ऊपर राज हो। यानी कि स्वराज केवल एक नेगेटिव विचार नहीं है, एक पॉजिटिव विचार भी है। फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम फॉर, इन दोनों को जोड़ने वाला विचार स्वराज है, जो कि गांधी जी के विचार से हमें दिखाई देता है। वो स्वराज का विचार हमें एक नई सभ्यता की तरफ ले जा सकता है। मेरा काफी समय से आग्रह रहा है कि स्वराज 2.0 वो विचार है जो 21वीं सदी के लिए एक रास्ता दिखा सकता है। 20वीं सदी के जितने भी इज्म रहे, चाहे वो रैशनलिज्म हो, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, चाहे वो गांधीज्म हो, चाहे नेशनलिज्म हो, चाहे लिबरलिज्म हो, इन सब के विचारों को समेट के 21वीं सदी में ले जाने वाली जो छतरी, एक अम्ब्रेला हमें चाहिए, उस अम्ब्रेला का विचार का नाम है स्वराज। कैसे आएगा स्वराज, उसके बारे में एक निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। इस स्वराज लाने का जरिया क्या बनेगा? अलग अलग तरह के उत्तर मिलते हैं। समाज सुधार का उत्तर मिलता है कि हम क्रांति करें, समाज सुधार करें, हम ज्ञान करें, क्या करें। मेरा निवेदन है कि स्वराज के लिए संघर्ष का रास्ता है राजनीति। ये बात अटपटी लगेगी,
क्योंकि राजनीति को तो हम इतना बुरा मानते हैं, राजनीति से हम कोई अच्छी चीज नहीं समझते हैं, और कोई भी कह दे तो हम पलट के कहते हैं ओहो अब इसके अंदर भी पॉलिटिक्स आ गई, तो पॉलिटिक्स तो सबसे बुरी चीज हम मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति दरअसल एक पंचांग धर्म है। 5 बातों की मैं बात कर रहा हूं और आप उस पांचों को इससे जोड़ सकेंगे। राजनीति का मतलब केवल चुनाव लड़ना नहीं, राजनीति का मतलब केवल सत्ता में आना नहीं, राजनीति का मतलब केवल किसी को सत्ता में बैठाना, किसी को सत्ता से उतारना नहीं। राजनीति के 5 कर्म है। मैं कहता हूं कि राजनीति एक पंचांग कर्म योग है, ऐसा कर्म योग जिसके 5 कर्म है। कौन कौन से 5 कर्म? पहला, सत्ता योग। सत्ता, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, तोड़ना, हटाना, बिल्कुल सही काम है, होना चाहिए, जरूरी काम। दूसरा, क्रांति योग। क्रांति योग का मतलब संघर्ष करना, आंदोलन करना, चाहे वो सत्ता से जुड़ता हो, नहीं जुड़ता हो, जमीन पर संघर्ष करना, जिस तरह का संघर्ष डॉक्टर साहब ने भी किया। तीसरा, सहयोग। सहयोग का मतलब रचनात्मक काम, कंस्ट्रक्टिव वर्क। ये राजनीति का एक अनिवार्य काम है। महात्मा गांधी ने हमें याद दिलाया था, राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप ये विरोध में, इसके विरोध में, इसके विरोध में हो, मगर आप किसके पक्ष में हैं वो स्वयं अपने हाथों से बनाएं। चौथा राजनीति का काम है ज्ञान योग, नए ज्ञान की रचना करना। और आज जब हम डॉक्टर दाभोलकर को याद करते हैं तो इस ज्ञान निर्माण के काम को राजनीति के केंद्र में रखना, ये हमारा कर्तव्य है, इस बात को याद रखते हैं। और पांचवा है ध्यान योग, यानी अपने अंतर मन से जुड़ना। ये 5 काम राजनीति के हैं, सत्ता योग, क्रांति योग, सहयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग। इन 5 कर्मों को जोड़ के बनती है राजनीति। आज की राजनीति वैसी नहीं, आज की राजनीति केवल सत्ता की राजनीति बन गई। लेकिन इस 5 रास्तों पे चल के आज हमने क्या किया, ये 5 काम 5-5 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है। पहला काम हमने पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया है, दूसरा काम हमने आंदोलनकारियों को दे दिया है, मेरे जैसे लोगों को, मेधा पाटकर को दे दिया है। तीसरा काम हमने एनजीओ के हाथ में दे दिया है। चौथा काम हमने यूनिवर्सिटीज को दे दिया है। और 5वां काम आश्रम, बाबा, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारों को दे दिया है हमने। इन 5 कामों को जोड़कर एक समग्र व्यवहार में हमें जोड़ना होगा। जब हम वो करते हैं तो हम समग्र अर्थ में राजनीति करते हैं, और उस समग्र अर्थ की राजनीति जो है वो स्वराज को हासिल करने का औजार बन सकती है। मैंने अपनी बात की शुरुआत कोरोना काल से की थी और मैंने कहा था कि मैं न तो स्वास्थ्य पे बोलूंगा, न मैं अर्थव्यवस्था पे बोलूंगा, कोरोना काल के संकट पे भी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है कभी कभी अवसर आता है जीवन में जब हम रुक के घर में बैठ के बात करते हैं कि छोड़ो, अभी हम ये प्लान नहीं करेंगे कि कल कहाँ गए थे, कहाँ जाने का प्लान था, वहां नहीं जा पाए। बैठ के जरा सोचते हैं कि अच्छा, जिंदगी में क्या अच्छा लगा, क्या करना चाहिए। मानव सभ्यता के लिए ये वैसा ही समय है, और मुझे विश्वास है कि यदि हम उस तरह का चिंतन करेंगे तो हम एक नई सभ्यता का सूत्रपात कर सकेंगे, उसका विचार दे सकेंगे, और उस नई सभ्यता का विचार खुद हमारे अपने स्वराज के विचार से आएगा। मुझे लगता है माननीय डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को श्रद्धांजलि देने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि हम उन्हें याद करें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने नया तरीका ढूंढा। तरीका केवल ये नहीं है कि हम आंदोलन करें, संघर्ष करें, जो बेहद जरूरी है, वो कर्मांजलि है उनके प्रति। तो श्रद्धांजलि से ज्यादा कर्मांजलि और उसके साथ साथ विचारांजलि आज। और विचारांजलि जब हम देंगे, किसी भी बड़े शहीद, बड़े इंसान को जब आप विचारांजलि देंगे तो आप निश्चित ही कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो उनके अपने विचार से अलग हो सकता है उनके अपने विचार से भिन्न हो। मैंने वैसा ही कोशिश की, जानबूझ के मैंने वैसी कोशिश की, क्योंकि जब तक हम कोई अलग बात नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते।
जब तक हम तर्क का प्रतिवाद नहीं करते तब तक तर्क आगे नहीं बढ़ सकता। विवेकवाद, रैशनलिज्म की जो मूल अवधारणाएं हैं, हर तरह के विचार के प्रति खुलापन, हर विचार को तर्क की कसौटी, तर्क और एविडेंस की कसौटी पर कसने की तैयारी, इस मूल विचार को, इस मूल सिद्धांत को लेकर हम डॉक्टर दाभोलकर की स्मृति, उनके विचार, उनकी परंपरा और उनकी शहादत को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें पुनः नमन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे विचार दिए और ये जरूरी है कि पूरा समाज जब तक इस तरह से सोचता नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचता